नमस्कार साथियों, मैं आनंद कुमार घोष स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य अकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा पर। हम यहां पर समझ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। किसके? इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चंस यहां पर करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन होंगे कहां पर काम आएंगे आपको? तो ये आने वाले हैं आईटीआई एग्जाम्स में। ठीक है, आईटीआई से संबंधित जो भी आपके फिर इसके बाद आईटीआई कंप्लीट होने के बाद जो टेक्निकल एग्जाम होंगे, क्या होंगे? आपके टेक्निकल एग्जाम्स होंगे, जितने भी प्रकार के सरकारी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर इसके अलावा कहाँ पर आएँगे? आप डिप्लोमा कर रहे होंगे, ठीक है? आप डिप्लोमा कर रहे होंगे या फिर आप कर रहे होंगे बीई कर रहे होंगे, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर आप कर रहे होंगे बीटेक, ठीक है? किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होने वाले हैं जहाँ पर इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें पढ़ रहे हैं हम जीटीडी के बारे में। आपको ओवरव्यू दे दूँ, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? जनरेशन में हम करते हैं विद्युत का उत्पादन करते हैं, और ट्रांसमिशन में मतलब जहाँ से उत्पादित की गई है बिजली वहाँ से अगले सब स्टेशन तक ले जाने के लिए जो लाइन प्रयोग की जाती है उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो जो आपके घरों तक लाइन आती है वह होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है। तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। फिलहाल जो हमारी यूनिट चल रही है जनरेशन, जिसे हम कहते हैं उत्पादन। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। चलिए, इसमें आपने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वह जाकर देख लीजिए। हम 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 21वां। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? वो क्वेश्चन को आप डिस्प्ले स्क्रीन पर आपके दिख रहा है कि क्या क्वेश्चन रहने वाला है आपका। चलिए, निम्नलिखित में से किस संयंत्र में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है? तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है रनिंग के लिए या फिर किसके लिए? प्रारंभिक लागत के लिए, वह बताना है आपको। ठीक है, तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी तो कौन से के लिए होगी आपको बताना है। 4 विकल्प दिख रहे हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, डीजल ऊर्जा संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र या फिर जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, या फिर ई नंबर पर ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा संयंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, कमेंट में बताइए। फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा शक्ति संयंत्र में क्या होता है? हम करते हैं यूरेनियम का यूज़, ठीक है? यूरेनियम का यूज़ करते हैं, ये बहुत महँगा होता है। डीज़ल शक्ति संयंत्र में इसमें किसका उपयोग करते हैं हम? डीज़ल का उपयोग करते हैं, ठीक है? तापीय ऊर्जा संयंत्र इसमें क्या कहते हैं? हमारा जो कोयला होता है, ठीक है? कोयला जलाते हैं, हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं और इसी से क्या कहते हैं? जल वाष्प बनाते हैं। क्या कहते हैं? जल वाष्प बनाते हैं। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है? ऐसे हम क्या कहते हैं? जल का प्रयोग करते हैं, मतलब जो नदी पर हम बाँध बनाते हैं, बैराज बनाते हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है? सौर ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है? आपका जो सूर्य होता है ना, सूर्य होता है आपका, सूर्य नारायण भगवान होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उनकी जो किरणें होती हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सूर्य जो कि अनलिमिटेड ऊर्जा मिल रही है इससे आपको, ठीक है? इससे आपको अनलिमिटेड ऊर्जा मिल रही है, जो कि लाखों वर्षों से मिल रही है और आपको मिलती भी रहेगी। जल जल भी रेगुलर प्रवाहित हो रहा है, इसका कोई पैसा खर्च करना नहीं होता है आपका। तापीय ऊर्जा इसमें आपको कोयला का दोहन करना, खनन करना होता है, दोहन करते हैं उसमें, तो इसमें खर्च आता है। डीज़ल का भी आपको निकालना पड़ता है कुओं में से, है ना? जहाँ पर स्रोत होते हैं। यूरेनियम जो होता है ये कम मात्रा में मिलता है ना, वो जो चीज़ कम मात्रा में मिलेगी वो क्या होगी, उसके प्राइस की अगर हम बात करें, लागत की बात करें तो वो क्या होगी? महँगी होगी, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि अधिक पूँजी लागत की आवश्यकता किसकी होगी? तो आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं इनके लिए, क्योंकि इसी में क्या होता है? रेडिएशन होता है इससे ज़्यादा। क्या होता है? इससे सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन होने की वजह से नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? तो इसके लिए जो रेडिएशन को कम करने के लिए उपकरण भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको सबसे ज़्यादा अगर उपकरण ज़्यादा लगेंगे तो ज़्यादा लागत किसकी आएगी? आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र की लागत आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां, किसी विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम होती है। सबसे कम संचालन लागत किसकी होगी आपको बताना है इसमें, है ना? 4 विकल्प दिए हैं। थर्मल इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र की होगी क्या?
हाइड्रो इलेक्ट्रिक की होगी क्या, गैस इलेक्ट्रिक की होगी क्या, डीजल इलेक्ट्रिक की होगी क्या, आपको बताना है। तो कम जो होती है लागत किसकी होगी आपको बताना है, बताइए। यदि आपको पता है तो बताएंगे, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको समझ में आया होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, है ना। उन सभी पॉइंट्स के आधार पर आपको बताना है। हाइड्रो, चलो इसमें थोड़ा सा बता दूं। हाइड्रो को क्या बोलते हैं हम, जो थर्मल को क्या बोलते हैं, ताप विद्युत संयंत्र। क्या बोलते हैं, ताप विद्युत संयंत्र आप बोलते हो। हाइड्रो मतलब जल विद्युत संयंत्र जो होते हैं हमारे, है ना। गैस, इसमें गैस का प्रयोग करते हैं। डीजल में हम किसका प्रयोग करेंगे, डीजल का प्रयोग करेंगे। नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस जो हमारी होती है उनका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर आप बताएंगे कम संचालन लागत। तो कम संचालन लागत किसकी होगी, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की होगी। क्यों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, जल आपको फ्री में मिल रहा है। इसमें क्या पूछा, संचालन मतलब जो चल रहा है। स्टार्टिंग में तो इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो लागत होती है वो ज्यादा आती है, क्योंकि बांध बनाना, बहुत सारा एरिया खर्च, ज्यादा पानी भराएगा तो वहां के लोगों को विस्थापित करना होगा, तो उनको पैसा देना होगा, तो बहुत सारा खर्च आएगा। पर जब चालू होता है, चालू कंडीशन में, तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, जल का। तो जल हम पैसे से तो खरीद नहीं रहे हैं, तो इसमें संचालन लागत किसमें कम आएगी, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है। सर्ज टैंक किसके पास स्थित होता है, कहाँ होता है, तो टेलरेस के पास होता है क्या, जलाशय के पास होता है क्या, विद्युत या फिर बांध, कहाँ पर होता है आपका जो टेल सर्ज टैंक होता है वो कहाँ पर होता है, आपको बताना है, ठीक है। टेलरेस के पास होगा, जलाशय के पास होगा, या फिर विद्युत या फिर बांध के पास। देखिए इस तरह से आपका बांध बनाया जाता है। इस साइड जैसे हम यहाँ पर, ये पानी भरा हुआ है इधर, है ना, ये बांध है। यहाँ पर आपके लगे हुए होंगे जनरेटर्स। तो यहाँ से यहाँ तक पानी पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेलरेस बनाते हैं, और यहीं के इसके आसपास हमारा क्या होता है, सर्ज जो टैंक होता है वो बना हुआ होता है। कहाँ पर आपका, ऊपर, जो बांध के ऊपर या फिर टेलरेस के पास, है ना। क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने कहाँ पर बनाया है सर्ज टैंक, यहाँ पर। तो ये किसके करीब होगा, इसको हमने बोला टेलरेस बोला, या पेन स्टॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। पेन स्टॉक बोलते हैं, क्या कहते हैं, पेन स्टॉक। तो ये कहाँ पर बना, ये क्या बनाया हमने यहाँ पर, बांध बनाया, इस साइड पानी भरा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, राइट आंसर आपका बांध पर बना हुआ होता है आपका सर्ज टैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्ज टैंक खालिस्तान की सुरक्षा के लिए बना होता है। स्लिप वेज की सुरक्षा, डैम की सुरक्षा, पेन स्टॉक की सुरक्षा, या कंट्रोल गेट की सुरक्षा, ठीक है। तो ये किसकी सुरक्षा के लिए बना होता है, आपकी पेन स्टॉक की सुरक्षा के लिए। देखिए अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये होता है कि आपका पेन स्टॉक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पेन स्टॉक होता है। तो पेन स्टॉक की सुरक्षा के लिए क्या कहते हैं, हम यहाँ पर सर्ज टैंक बनाते हैं। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। अब भी बात की हमने ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम बोलते हैं सर्ज टैंक, ठीक है। चलिए, टर्बो जनरेटर में इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है, टर्बो जनरेटर में कौन सा हिस्सा घूमता है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए, योग घूमता है क्या, ब्रश घूमता है क्या, आर्मेचर घूमता है, या फिर पोल्स घूमते हैं, आपको बताना है, ठीक है। टर्बो जनरेटर में से इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26। चार विकल्प हैं। योग, योग क्या होता है आपका, जो योग होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी घूमती है क्या, नहीं घूमती। ब्रश, ब्रश आपके जो होते हैं स्थिर होते हैं। आर्मेचर, कौन सा हिस्सा घूमता है, इसमें क्या, जो टर्बो जनरेटर्स होते हैं इनमें क्या घूमेंगे, आपके पोल्स घूमेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर खालिस्तान मिलता है ना, क्या मिलता है, रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में,
दलदली इलाकों में या निचले इलाकों में, कहाँ पर मिलेगा आपको बताना है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में मिलेगा क्या आपको? चलिए, पहाड़ी इलाकों में मिलेगा क्या, रेगिस्तानी इलाकों में मिलेगा क्या, दलदली या निचले इलाकों में मिलेगा? तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आप क्या करते हैं, आपको जल का भराव करना होता है, बांध बनाना होता है। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? पहाड़ी इलाकों में। क्यों पहाड़ी इलाकों में मिलेगा? क्योंकि जहां पर आप बांध, जो स्टोरेज होगी पहाड़ के कारण, क्या होगा, आपको अलग से बांध नहीं बनाना होगा, वो पानी को रोकने का कार्य कर लेगा। इसलिए कहाँ पर होंगे ये, पहाड़ी इलाकों में होंगे। रेगिस्तान में वैसे ही जल की कमी होती है, ठीक है, जल की कमी होती है, दलदली क्षेत्र में हो ही नहीं सकता। और अगर निचले इलाकों में होंगे तो आपको बताया हमने कि जो अल्टरनेटर, जो टरबाइंस होती हैं आपकी, वहां पर उस पर पानी का फ्लो कराना होता है। तो जब निचले इलाकों में होंगे तो टरबाइन कहाँ पर लगाएंगे? अगर निचले इलाकों में ही होगा तो पानी का फ्लो कैसे होगा, है ना? पानी का फ्लो आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर होता है। जैसे यहाँ से यहाँ पर पानी भरा हुआ है मान लो, तो यहाँ से यहाँ पानी का फ्लो हो जाएगा, और यहाँ पर बना हुआ है तो यहाँ से ऊपर पानी का फ्लो होगा क्या? नहीं हो पाएगा, है ना? तो कहाँ पर होगा? पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों का रीजन बता दिया, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को रोकने का कार्य कर लेते हैं। अलग से हमें दीवार बनाने की, बांध बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न ऊर्जा संयंत्रों में किस में ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार में शून्य होती है? ठीक है, तो ये किसमें शून्य होगी? आपकी जल परिवहन या जल विद्युत ऊर्जा जो आपके संयंत्र होंगे, वहां पर क्या होगा, लागत, इसकी ईंधन की लागत कम होगी। क्योंकि ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? जल का उपयोग करते हैं। ताप विद्युत शक्ति संयंत्र में किसका उपयोग करेंगे हम? कोयले का यूज करेंगे। ठीक है, परमाणु संयंत्र में यूरेनियम का। ठीक है, भाप, इसमें भी किसका यूज करेंगे हम? दहन करेंगे, कोयला का दहन करेंगे, है ना? जल विद्युत संयंत्र जो होता है उसमें पानी का फ्लो होता है, पानी बिल्कुल फ्री मिलता है। तो ये क्या है आपके, इसमें ईंधन का परिवहन जो करता है वो लागत क्या होती है इसकी? लगभग शून्य होती है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? ये मुफ्त लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, क्या होगा? डीजल पावर स्टेशन होगा क्या, ताप जो कोयला संयंत्र होगा क्या, या नाभिकीय संयंत्र होगा, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र होगा क्या, आपको बताना है। तो डीजल में क्या होता है, इसमें डीजल का जलेगा तो इसमें से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, तो ये प्रदूषण करेगा। ताप में भी क्या होगा आपका? धुआं निकलेगा। नाभिकीय में इसमें क्या होगा? रेडिएशन होगा। ठीक है, विकिरण निकलेंगे इनमें से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में कोई जो होता है आपका प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि जल का प्रवाह होता है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता है संचालन में, ये वाला जो आपका पावर प्लांट होता है वह। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए अधिक लाभदायक है? समुद्री जल से। चलिए, तो इसमें क्या होगा आपका, समुद्री जल से जो आपके होता है ज्वार शक्ति होती है ना, तरंग जो होती है आपकी, ज्वार और भाटा आपने सुना होगा ना, टाइडल एनर्जी। ठीक है, जो आपकी टाइडल एनर्जी होती है, ज्वार भाटा होता है, उससे हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। ज्वार भाटा समुद्र के जल में ही उत्पन्न होते हैं। परमाणु शक्ति नहीं होगा आपका, तरंग शक्ति नहीं होगा, समुद्री धाराएं भी नहीं। तो किसका यूज करेंगे हम? ज्वार का। ज्वार जिसे हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार और भाटा अलग अलग चीज होती है। अगर आपको पता है तो इसको आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए ज्वार और भाटा में अंतर क्या होता है आप बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन संयंत्रों में क्या होता है? परिचालन लागत कम होती है। परिचालन मतलब जो चल रहा है ना अभी, उसके लिए। आरंभिक लागत उच्च होती है। हाँ, ये हो सकता है आपका राइट आंसर। परिचालन लागत और प्रारंभिक लागत दोनों उच्च होती है, नहीं ये नहीं होगा। परिचालन लागत और आरंभिक लागत दोनों कम होती है, नहीं, परिचालन लागत ज्यादा लगती है, आरंभिक वो परिचालन लागत कम लगती है, और आरंभिक लागत ज्यादा होती है। परिचालन लागत उच्च होती है, आरंभिक लागत कम होती है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जिसके संचालन की या परिचालन की लागत क्या होती है? कम होती है, और आरंभिक लागत मतलब बनाने की जो खर्च होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जो बिजली संयंत्र होगा उसमें हम करेंगे किसका प्रयोग? कोयले का प्रयोग करेंगे।
हम जनरेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व, ये हम या तो डिस्कस कर चुके हैं या पिछले क्वेश्चन से लिंक ही है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। चलिए, तो क्या होगा, परमाणु में यूरेनियम थोरियम का यूज करेंगे, गैस नहीं होगा। डीजल में डीजल का करेंगे। थर्मल में हम किसका कहते हैं, कोयले का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन नहीं है। ठोस ईंधन नहीं है, कोयला ठोस ईंधन है, पीट, कोलतार या लकड़ी, क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा आपको बताना है, ठोस ईंधन नहीं है पूछा गया है ना। तो कोयला आपका ठोस होता है, पीट कोयले का प्रकार होता है, लकड़ी भी ठोस होती है। कोलतार क्या होता है, जैसे हम बुरादा भी कह सकते हैं ना, कोयले का बुरादा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला या लिग्नाइट जलाने से बॉयलर संयंत्र में क्या होता है। ठीक है, कोयला, लिग्नाइट क्या होता है, ठीक है, कोयले का ही एक प्रकार होता है ना। बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, अलग अलग प्रकार के कोयले पाए जाते हैं ना। तो उसके आधार पर, तो कोयले को हम जलाएंगे तो आपको क्या होगा, जो संयंत्र होंगे उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, नहीं। गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, नहीं होती है भैया। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, नहीं। स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, नहीं। रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या फिर विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, ये तो नहीं होने वाला। रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा आपका, जो आपका होगा रासायनिक ऊर्जा होगी, मतलब आप जो कोयला होगा वो दहन होगा तो उससे क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। उससे क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिलोपियोजित, ठीक है, ये क्या होता है आपका, इकोनोमाइजर होता है। इकोनोमाइजर का प्रयोग खालिस्तान दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इकोनोमाइजर का यूज हम किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए करते हैं, बायोगैस संयंत्र में करते हैं क्या, प्रत्यावर्ती या जो अल्टरनेट होता है प्रत्यावर्तक होता है उसके उपयोग में करते हैं क्या, या फिर बॉयलर या फिर टरबाइन, किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बॉयलर जो होता है आपका, बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए उपयोग में लाते हैं हम किसका, इकोनोमाइजर का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तापीय पावर स्टेशन में खालिस्तान इकोनोमाइजर का काम खालिस्तान को गर्म करने के लिए किया जाता है। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम खालिस्तान को गर्म करने के लिए किया जाता है। एग्जॉस्ट स्टीम के भीतर आने वाली पानी, स्टीम के भीतर आने वाली हवा, फ्लू गैसों से कोयले, एग्जॉस्ट गैसों से कोयले, क्या होता है, किसको कम गर्म करने के लिए, सॉरी, है ना। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आपके फ्लूइड गैसेस होती हैं उनको क्या करता है इकोनोमाइजर, क्या करता है, गर्म करता है। जो गैसेस होती हैं उनको क्या करता है, गर्म करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तापीय उत्पादन प्लांट जनरेशन स्टेशन में जो होगा वाष्प टरबाइन, स्टीम टरबाइन का कार्य क्या होगा आपको बताना है। गर्मी, जो गर्मी की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, बॉयलर की वाष्प को अति गर्म करना, गर्मी की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। वाष्प टरबाइन का कार्य क्या होगा। देखो, वाष्प टरबाइन क्या होता है, इस तरह से टरबाइन्स बनी हुई होती हैं, बड़े बड़े पंखे बने हुए होते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, वाष्प आती है, ठीक है। वाष्प जो होगी वो क्या होगी, इस पंखे को घुमाएगी, टरबाइन को घुमाएगी। तो यहाँ पर वाष्प कैसी होती है, गर्म होगी, गर्मी होगी उसमें ना। तो गर्म ऊर्जा को क्या करेगी, ये क्या, जब ये घूमने लगेगा तो ये क्या होगा आपका, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, गर्मी की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगी। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, तो आप उनको समझ लीजिए, बट मैं सही बोल रहा हूँ सारी चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या होती है। मुख्य भूमिका इकोनोमाइजर के लिए, है ना, अति तापन करने में सहायक होता है, पानी को ठंडा करने में सहायक होता है, फ्लू गैसों से गर्मी निकालना और बॉयलर फीड पानी को प्री हीट करना, या फिर कोयले के दहन करने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही हो जाएगा। मतलब जो फ्लू गैस होती हैं उनको गर्मी निकालना और क्या करना, बॉयलर फीड को प्रीहीट करना या दक्षता बढ़ाना। प्रीहीट करने से क्या होगा, उसकी जो होगी दक्षता बढ़ेगी आपकी, किसकी, आपका जो बॉयलर होगा उसकी दक्षता बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन हम पिछले डिस्कस कर सकते हैं, बस कर चुके हैं, बस इसका थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना होता है। चलिए, थर्मल पावर प्लांट्स में ईंधन ऊर्जा का कितना प्रतिशत वास्तव में ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो 56% होता है क्या, 65% होता है, 35 या फिर 25%, कितने परसेंटेज होगा आपको बताना है। तो ये लगभग कितना करता है आपका, 35% करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका, सी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बेस लोड की, पीक लोड की, प्लांट लोड या फिर इमरजेंसी लोड? तो आपका जो होगा किसके लिए किया जाएगा गैस टरबाइन, जो आपका पीक लोड होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, या आप हमारा जो कोर्स है वह परचेस करना चाहते हैं, जो कि कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू है, तो आप हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लक्ष्य अकेडमी टीईए के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पर आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या डाउट हो आपको तो आप हमारा जो एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है 6264944091 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। फ्री टेस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि है lakshacademy51.com। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।